देखिए, अभी हमारा एक क्वेश्चन है, न्यूरो मनोविज्ञान के आधुनिक विकास के इतिहास पर संक्षिप्त ढंग से प्रकाश डालें। न्यूरो मनोविज्ञान का आधुनिक इतिहास। आप जानते हैं कि न्यूरो मनोविज्ञान का जब इतिहास पढ़ते हैं तो क्लासिकल पढ़ते हैं और आधुनिक पढ़ते हैं। दो तरह के विज्ञान हैं, जो एक 1949 से पहले है और एक है 1949 के बाद। तो आइए और सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि न्यूरो मनोविज्ञान के जो फादर हैं वो विलियम ओसलर को कहा जाता है। तो आइए और सबसे पहले हम न्यूरो मनोविज्ञान के बारे में जान लेते हैं। न्यूरो मनोविज्ञान जो है मस्तिष्क और हमारा व्यवहार, इन दोनों का अध्ययन करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यूरो मनोविज्ञान दिन प्रतिदिन यह बढ़ता जा रहा है आधुनिक विकास में। आज भी अभी कुछ दिन पहले मिर्गी के बारे में, जो कि न्यूरो मनोविज्ञान का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है मिर्गी, इसके बारे में एक दवा विकसित की गई है, या फिर ऐसे बोलें तो वैक्सीन विकसित की गई है जो इस पे कंट्रोल कर सकता है, जो कि 2024 में ही की गई है। तो आइए और अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आधुनिक विकास, इसके जो न्यूरो मनोविज्ञान है ये 19वीं शताब्दी से ही मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य के बारे में बहुत सारे विकास हो चुके थे, फिर भी न्यूरो मनोविज्ञान जैसे पद का प्रतिपादन काफ़ी देर से हुआ। सचमुच में न्यूरो मनोविज्ञान पद का प्रथम बार उपयोग विलियम ओसलर ने 1949 में किया। 1949 में तब डियो होब एक किताब के उपशीर्षक के रूप में इस पद का उपयोग किया। किताब का उपशीर्षक था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, ए साइकोलॉजिकल थ्योरी। आजकल मनोविज्ञान, न्यूरोविज्ञान में न्यूरो मनोविज्ञान एक स्वतंत्र एवं प्रमुख शाखा के रूप में स्थापित हो चुका है। न्यूरो मनोविज्ञान के इस आधुनिक महत्वपूर्ण वर्धन के लिए निम्न 3 तरह की घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें पहला है न्यूरो सर्जरी का क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ न्यूरो सर्जरी। दूसरा है मानव क्षमताओं को मापने की विधियाँ या मनोमिति, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ह्यूमन एबिलिटीज और साइकोमेट्रिक्स। तीसरा है शिल्प विज्ञानीय विकास यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज। तो आइए और इनका हम वर्णन भी कर लेते हैं, ताकि जब भी खास करके इस चीज़ के बारे में जानना जरूरी है। और अक्सर जब एग्जाम्स वगैरह में पूछते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि न्यूरो मनोविज्ञान के आधुनिक विकास को बताइए। और ख़ास करके जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकेस्ट्रिक्स बनते हो और वहाँ पे खास करके देने जाओगे तो वहाँ पे ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। न्यूरो सर्जरी का क्षेत्र, न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में हुए विकासों से न्यूरो मनोविज्ञान का क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूरो सर्जरी में विभिन्न विधियों द्वारा मस्तिष्कीय सर्जरी का अध्ययन किया जाता है। इन विधियों में ट्रेफनिंग, जिसका उपयोग हिपोक्रेट्स के समय में काफ़ी हुआ था, स्टीरियोटैक्सिक विधि, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम, नियोमोएनसेफेलोग्राम आदि मुख्य हैं। कुछ इस तरह के मस्तिष्कीय असमानता से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए उपयोग किया गया न्यूरो सर्जरी का न्यूरो मनोविज्ञान के विकास पर बहुत ही धनात्मक प्रभाव पड़ा है। न्यूरो सर्जरी में जो पशु शोध किए गए हैं उनमें व्यवहारिक उच्छेदन प्रवृत्ति इतना अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है कि यह मस्तिष्कीय व्यवहार संबंधों के बारे में सूचनाओं को संग्रह करने का एक प्रमुख प्रविधि साबित हुआ। न्यूरो सर्जरी में मानव शोधों को जो सूचनाएं मिली हैं वो न्यूरो मनोविज्ञान के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। मानव शोधों में अधिकतर सूचनाएं उन रोगियों के सहारे प्राप्त होते हैं जो मस्तिष्क में परिभाषित क्षति या घाव के उत्पन्न होने से प्राप्त होता है। चूँकि न्यूरो सर्जन मस्तिष्कीय क्षति का एक नक्शा बना लेते हैं और कभी कभी वे क्षति के इर्द गिर्द के क्षेत्रों का वैद्युतीय उत्तेजन यानी इलेक्ट्रिक सिमुलेशन भी करते हैं। क्षति की अवस्थिति में पहले से जानना आसान हो जाता है कि कुछ विशेष तरह की चीज़ों जैसे फोकल क्षति, हेमिस्फेरेक्टोमीज या फिर संयोजिका विच्छेदन
को संपन्न करने में जो भिन्न भिन्न तरह के सर्जिकल विधियों का उपयोग किया जाता है, उनसे व्यवहार को समझने में विभिन्न मस्तिष्कीय क्षेत्रों के योगदानों को श्रेष्ठ विश्लेषण करना संभव हो पाया। दूसरा है मानव क्षमताओं को मापने की विधियाँ, यानी मनोमितिकी। मनोमितिकी के क्षेत्र में बहुत सारे उल्लेखनीय ऐसे विकास हुए जिनमें न्यूरो मनोविज्ञान का विकास धनात्मक रूप से प्रभावित हुआ। मनोमितिकी के व्यक्तिक विभिन्नता को मापने के लिए सराहनीय कदम उठाए गए। मनोवैज्ञानिक कार्य में व्यक्तिक विभिन्नता को मापने के लिए पहला प्रयोग खगोल विज्ञानी जिनका नाम फ्रेडरिक विल्हेल्म बेसेल 1996 में इन्होंने किया था। इस प्रयोग का आधार यह जानना था कि लंदन के नज़दीक ग्रीनविच वेधशाला में एक सहायक अपने वरिष्ठ से कुछ सेकंड कम की दर से तारों की गति का परीक्षण किया और इस व्यक्तिक भिन्नता के चलते उसे अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। बेसेल ने प्रतिक्रिया समय का अध्ययन प्रारंभ किया। इस ख्याल से व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई गई। फिर 1880 के दशक में चार्ल्स डार्विन के संबंधी फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तियों के शारीरिक विशेषताओं, प्रत्याक्षण तथा प्रतिक्रिया समय आदि का मापन करके अब पता लगाया कि कुछ लोग अन्य व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। गाल्टन ने इस अध्ययन में कुछ सांख्यिकी विशेषकर कोटि अंतर सांख्यिकी का उपयोग किया, जिसका आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षणों में विकास पर काफ़ी अनुकूल प्रभाव पड़ा। लेकिन जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं खास करके, क्योंकि जो 1880 के दशक में जो चार्ल्स डार्विन ने प्रयोग किया कि जो कुछ लोग होते हैं अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं, तो आपने श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का नाम सुना होगा, भगवान कृष्ण का नाम सुना होगा। तो ऐसी चीज़ें अगर हम भारत के इतिहास में और भारत के पुराणों में खोजें तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम खास करके न्यूरो विज्ञान में बहुत ज़्यादा और न्यूरो भौतिकी के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और ये ज़रूरत भी है हमारी। तीसरा है शिल्प विज्ञानीय विकास। अन्य विज्ञानों के समान न्यूरो मनोविज्ञान भी अपने क्षेत्र में शिल्प विज्ञान के विकास से काफ़ी प्रभावित हुआ है। सीधी सी बात है कि इसमें कई सारी चीज़ें आज भी और आने वाले समय में भी, क्योंकि इसका उत्पत्ति ही 50 से 60 साल पहले हुआ है, 60 साल 55 साल पहले। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आई थिंक 70 से 80 साल पहले हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अभी ये कितना नया है और इससे अभी क्या क्या पड़ाव देखने बाकी। अन्य विज्ञानों के समान न्यूरो मनोविज्ञान भी अपने क्षेत्र में शिल्प विज्ञान के विकास से काफ़ी प्रभावित हुआ है। यदि उपयुक्त वर्णित ऐतिहासिक घटनाक्रम पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट हुआ है कि जैसे जैसे नए नए अनुसंधान होते गए, नई नई अध्ययन विधियाँ, उपकरण, सिद्धांत, मॉडल बनते गए, विकास के चरण में एक नया अध्याय जुड़ता गया है। जैसे गॉल के एनिकडोटल विधि एक समय में काफ़ी लोकप्रिय था, परंतु जब फ्लोरेंस के प्रयोगात्मक विधि से प्रतिस्थापित हुई तो इस क्षेत्र में एक विशेष तरह से अध्ययन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इस तरह से ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि शिल्प विज्ञानीय क्षेत्र से न्यूरो मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुए हैं और हमेशा होते ही रहेंगे, क्योंकि अब ये बच्चा है, सबसे बड़ी चीज़ है और इसको पालने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और ख़ास करके अगर हम साइकोलॉजी के क्षेत्र से हैं तो इस क्षेत्र में भी हमारा जो ध्यान है वो विकास पे, डेवलपमेंट पे जाना ही जाना चाहिए। ये मस्तिष्क से, और यही न्यूरो साइकोलॉजी में पढ़ना है, खास करके मस्तिष्क का व्यवहार और मस्तिष्क की परिकल्पना, और यही सारी चीज़ें हमें पढ़ के और इस क्षेत्र को सबसे पहले हमारा काम है कि इससे नॉलेज को गेन करना कि होता क्या है, क्या नहीं होता है। फिर हम अपनी समझ के हिसाब से इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से करते जाएंगे।